नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन, जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक साझा करते हैं। इसके साथ ही खास मेहमान को हम बुलाते हैं ताकि जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं वो तमाम नवाचार किसान भाइयों तक पहुँच सकें। और आज हम जायद में उन्नत मूंग की खेती को लेकर बातचीत करने वाले हैं। ये आज हमारा विषय है और सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा दूं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। श्रीमती अंकिता पांडे जी मौजूद हैं। आप देवास केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और सबसे पहले मैम आपसे यही समझना चाहेंगे, यदि हम जायद मौसम की बात करें तो मूंग की उन्नत खेती का महत्व बताइए। जैसे किसान भाई रबी की फसल की कटाई के उपरांत जब अपने खरीफ की जो फसल होती है उसमें जो गैप होता है बीच में समर का, जो किसान भाई खाली रखते हैं अपना खेत, तो उसमें अगर मूंग की फसल लें तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे किसान भाई अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण काफ़ी अच्छा भूमि में होता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो किसान भाई मूंग की फसल अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा ये मैम उन्नत किस्मों की हम बात कर लेते हैं इस फसल को लेकर, तो उन्नत किस्मों को लेकर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी फसलों की तरफ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मूंग की जो किस्में होती हैं काफ़ी शॉर्ट टर्म की होती हैं, 2 से ढाई महीने, मतलब 60 से 70 दिन तक की ये जो किस्म है इनका जो दिन होता है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी इम्प्रूव वैरायटी आ गई हैं, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इसका जो उत्पादन अगर बात की जाए तो 12 से 14 कुंटल तक मूंग की किस्मों का उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें आती है MH421, और साथ ही साथ अपनी एक जो फसल है हम 1 है, हम 12 है, हम 16 है, उसके बाद PDM 139 है, इस तरह से PDM 16 है, सम्राट है, विराट है। इस तरह की जो अपन किस्म लेंगे तो काफ़ी अच्छी पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मैडम यदि हम किसानों की बात कर लेते हैं तो ये देखा जाता है कि किसान भाइयों को संशय रहता है कि आखिर उन्नत फसलें हमें चाहिए तो भूमि का चयन कैसे होगा, या इसके अलावा खेत की तैयारी की हम बात कर लें तो खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए। वैसे तो मूंग की जो फसल है सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाई जा सकती है सफलतापूर्वक। तो लेकिन इसमें अगर आपके पास दोमट या जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं, जैसे काली मिट्टी है और जो अपनी दोमट भारी मिट्टी जो दोमट होती है उसमें ये आसानी पूर्वक उगाया जा सकता है। और जो काली मृदा होती है इसमें क्या होता है, नमी बहुत ज़्यादा संरक्षित होती है, जिससे जो पानी होता है वो हमारा कम लगता है। साथ साथ में भूमि का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें जहाँ पे भी हम मूंग की फसल लगा रहे हैं वहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था हो और pH उसका 5 से 7.5 तक अच्छा रहता है। जी। इसके अलावा यदि खाद की बात कर लें तो ये भी जानकारी सामने आती है कि खाद की कई बार मात्रा प्रचुर नहीं रहती, जिसके चलते फसल का जो उत्पादन होना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं आ पाता। अब ऐसे में किसान भाइयों के सामने समस्या खड़ी होती है कि खाद की क्या सही मात्रा होनी चाहिए। देखिए, खाद की बात अगर करें तो सबसे पहले मेरा एक खुद का मानना है कि हम जो भी फसल लेते हैं उसके पहले मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर मिट्टी परीक्षण करा लेंगे तो हम जो फसल ले रहे हैं उसके बारे में अनुशंसित मात्रा अपन को पता चल जाएगी कि खाद की कौन सी अनुशंसित मात्रा अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मूंग की फसल की बात की जाए तो इसमें मुख्य पोषक तत्व जो अपने नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास, तो प्रति एकड़ की दर से जो नाइट्रोजन है वो 8 किलो, फास्फोरस अपना 20 किलो, और जो पोटास है 8 किलो, गंधक अपना 8 किलो, और जिंक भी लगता है। इस जिंक और गंधक इसलिए इसमें डालना चाहिए, इससे दाना काफ़ी अच्छा होता है, चमकीला होता है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ अगर अपन जैविक पे जाना चाहते हैं तो अपन गोबर की सड़ी हुई अच्छी सड़ी हुई खाद भी उपयोग कर सकते हैं। तो 15 से 20 जो टन खाद है वो अपन प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाता है, जिस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है। सिंचाई प्रबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। मूंग की फसल में लगभग 5 सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण है कि 5 सिंचाइयाँ कम से कम देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मूंग की जो फसल होती है उसमें कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो 15 से 20 दिन में सिंचाई अपन को मूंग की फसल में करनी रहती है, लेकिन उसके बाद जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जो 2 मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं में अगर उसमें अपन ने मूंग की फसल में सिंचाई नहीं की तो अपन को काफ़ी उपज में हानि होती है। तो जो फर्स्ट क्रांतिक अवस्था है वो 30 से 35 दिन में
फूल जब आने वाले होते हैं, फूल आने के पहले की जो क्रांतिक अवस्था है उसमें एक पानी देना है आपको। और दूसरी जो स्थिति है जब फली में दाने पड़ते हैं 40 से 45 दिन में आपको पानी देना है। और आपको ये भी देखना है कि पानी तब तक दें जब तक खेत में नमी हो। अगर नमी मतलब नहीं होती है खेत में तो पानी देना आवश्यक हो जाता है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि अपना जब फसल कटाई का समय आए तो उसके 15 दिन पहले आपको पानी देना बंद कर देना है। तो ये कहा जा सकता है कि किसान भाई सही मात्रा में और सही वक्त पर मॉनिटरिंग भी करें। यदि मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम क्योंकि भी जो कोई भी फसल होती है उसकी कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो क्रांतिक अवस्था में अगर आपने पानी नहीं दिया तो फसल का जो बढ़भार है वो रुक जाती है और उपज में काफ़ी कमी आ सकती है। बिल्कुल मैडम, बीजोपचार को भी लेकर मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस खेती को लेकर यदि हम बीजोपचार की बात करते हैं तो बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण आप देखती हैं? देखिए सुनील जी, किसान भाई आज सभी लोग जागरूक हैं और सबको पता है कि बीजोपचार बहुत ही अच्छा होता है हमारे फसल के लिए। क्योंकि ये जो भूमि में जो भूमि जनित रोग होते हैं या कीट होते हैं या बीज जनित जो रोग होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी कुछ दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए थायरम या बाविस्टिन से अपन बीजोपचार करते हैं। और कार्बेंडाजिम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से अपन कर सकते हैं। थामाक्साम अपन 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पोषक तत्वों की बढ़ोतरी के लिए हम लोग राइजोबियम प्लस पीएसबी से को भी हम लोग करते हैं। और जब भी बीजोपचार करें तो आप FIR जो पद्धति है उससे करना चाहिए। और जो पीएसबी और अपना राइजोबियम है तो उसका जो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से अपन को उपचार करना है बीज। और साथ ही साथ बीज को थोड़ा छायादार स्थान पे सुखाना है थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटे के लिए। उसके बाद फिर तुरंत उसकी बुआई कर देनी है। इसका इस छायादार स्थान में इसलिए सुखाते हैं जिससे जो बीज है वो अच्छी तरह से उसमें कवर हो जाए। और इस तरह से अपन बीजोपचार कर सकते हैं। और जो अपन पीएसबी और राइजोबियम की अगर बात करते हैं तो जो हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं उसका जब आप पौध को उखाड़ेंगे तो उसमें काफ़ी गठाने पाई जाती हैं नीचे। तो उन गठानों जितनी ज़्यादा गठाने बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा अपने पौधे की बढ़वार होगी, फलियाँ ज़्यादा बनेंगी और अपना उपज 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, उपज बढ़ाने की यहाँ पर बात निकली है। और मैडम यदि हम सरकार की भी बात कर लें तो देखा गया है किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में हर मुमकिन प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा समझना चाहूँगा, यदि कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात कर लें, लंबे वक्त से आप वहाँ पर पदस्थ हैं, क्या तब्दीलियाँ आप देख रही हैं किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए? KVK का शुभारंभ किया गया और अब जब 10 से ज़्यादा साल यहाँ पर हो गए हैं उसके बाद किसान को आज आप किस स्थिति में देख रही हैं? देखिए, जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की एक संस्था है जो ICR से रिलेटेड है। इसके 4 मैंडेट हैं। 4 मतलब जो उद्देश्य कहा जा सकता है उसको लेके हम लोग काम करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण होते हैं, उसके बाद हम लोग असेसमेंट करते हैं, फिर उसका रिफाइनमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग डेमोस्ट्रेशन देते हैं। तो प्रशिक्षण भी हम लोग कई तरीके के हम लोगों के यहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं कि जैसे कि ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, जो फार्मर वुमेन्स और फार्मर्स के लिए होते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे ग्रामीण युवक और युवतियां हैं जो कुछ कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो रूरल यूथ के जैसे कोई भी है, जैसे सॉइल टेस्टिंग लैब कोई खोल सकता है, या मशरूम कल्टीवेशन है, या मान लीजिए आप बकरी पालन है ना, बहुत सारे मुर्गी पालन, और इसी तरह से बर्मी कंपोस्ट बना के लोग काफ़ी लोग बेच रहे हैं। तो इस तरह के हम लोगों के यहाँ प्रशिक्षण होते हैं, जो स्किल्ड जो प्रशिक्षण होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो किसानों के लिए, और साथ ही साथ कृषि डिप्लोमा भी होते हैं। जैसे कि अभियांत्रिकी के ऊपर अगर डिप्लोमा हुआ तो उसमें जैसे किस तरह से ट्रैक्टर रिपेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कृषि के यंत्रों को किस तरह से अपन रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से उनका मेंटेन कर सकते हैं हम। साथ ही साथ नर्सरी प्रबंधन के प्रशिक्षण होते हैं, जो नर्सरी वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ रंगीन मछली पालन का जो प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें हमने एक्वेरियम बनाना और साथ साथ में रंगीन मत्स्य उत्पादन किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कहा जा सकता है कि हर दिशा में किसानों तो ये तो प्रशिक्षण की बात हुई। उसके बाद हम लोगों का जो जब डेमोस्ट्रेशन वाली जो
आती है, तो उसमें हम लोग पहले ऑन फॉर्म ट्रायल्स डालते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी जो बीज है या कोई भी तकनीकी है हम तक पहुंचती है, उसको हम किसानों के जो फील्ड पे छोटे स्तरों पे उसको हम लोग करते हैं। बिल्कुल, मतलब है ना? कोशिश ये रहती है कि किसान उसका भाइयों तक असेसमेंट जानकारी। करते हैं। बिल्कुल उसके मैडम, बाद फिर लगातार हम इस चर्चा को जारी भी रखेंगे और तमाम जानकारियां आपके द्वारा दी जा रही हैं। और बात यदि किसान भाइयों की करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि किसान भाइयों तक ये जानकारियां पहुंचे और उसका फायदा भी आप उठाएं। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए में रुकना होगा। जल्द लौटेंगे, देखते रहिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जायद में मूंग की उन्नत खेती को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और मैडम एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसके पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमने केवीकी की बात की, लेकिन यदि टेक्निकल रूप से हम बात कर लें इस खेती को लेकर तो प्रति हेक्टेयर में उत्पादन आखिर कितना होना चाहिए? अगर हम लोग उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं तो मूंग की फसल में अगर आप फसल मूंग की अकेली ले रहे हैं तो 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त होगा। अगर आप मिश्रित खेती कर रहे हैं, कहीं कहीं पे मिश्रित खेती भी होती है कि अपन ने मूंग के चांस लगाए, उसका दूसरे जो क्रॉप है अपने समर में लगा सकते हैं, तो उसमें अपन 3 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यदि इंसानों की बात कर ली जाए या फसलों की बात की ली जाए तो बीमारियों से बचाना दोनों को ही आवश्यक हो जाता है। समझना चाहूँगा आखिर मूंग की जो उन्नत खेती होती है, जो फसल होती है, कीट से, बीमारियों से कैसे बचाई जा सकती है? देखिए, जो अगर हम कीट की बात करते हैं मूंग में, तो मूंग में रस चूसक कीट और जो पत्तियों को काटने वाले या फली को नष्ट करने वाले कीट ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें रस चूसक की बात करें तो जो माहू, आप एपिड जो सुनते हैं, वो लगता है। साथ ही साथ फली जो वाइट फ्लाई है वो लगता है। अर्धकुंडल इल्ली लग जाती है, तम्बाकू की इल्ली लग जाती है जो फलियों को काटती है। और इस तरह से जो वाइट फ्लाई है उसका जो प्रकोप होता है वो क्या करती है कि जो नवीन पत्ती होती है, चाहे पौधे में एक पत्ती आए तो उसको भी वो खा लेती है, जिससे कि पौधे की जो ऊपर की जो सिरा है वो मुड़ जाती है। और ये जो वाइट फ्लाई है वो रोग फैलाने का भी काम करती है, जिसको पीला मोजेक वायरस कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। और जो अपन रस चूसक कीटों की बात करें तो वो स्टीम पे लगते हैं और रस चूसते हैं उनका, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। तो इसके लिए काफ़ी सारे रासायनिक और जैविक दोनों तरीके से अपन नियंत्रण कर सकते हैं।
तो उसके लिए अगर आपका कोई पीला मोजेक वायरस लगता है तो सब जो ग्रसित पौधा है उसको तो पहले उखाड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए जी। उसके बाद अगर आपके खेतों में इल्लियां दिखाई देती हैं तो सबसे शुरुआती अवस्था में जैसे आपकी 15 से 20 दिन की फसल हो रही है तो टी आकार की खूंटियां भी अपन लगा सकते हैं जिसमें पक्षी बैठ के उसका भक्षण कर सकता है इल्ली का। उसके बाद फिर अपन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे पीली और नीली कलर की पट्टियां लगी रहती हैं चिपचिपी पदार्थ की, तो उनको चिपचिपी पट्टियों के नाम से भी जानते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। कोई भी टीन का जो टुकड़ा लेके आप A4 साइज का उसको पेंट कर दें, पीला या नीला पेंट कर दें। उसके बाद अपन उसमें कोई भी ग्रीस या वैसलीन लगा दें या कोई भी ऑयल लगा दें और उसको अपन प्रति एकड़ 25 से 30 खूंटियाँ मिले लगा के टांग दें, तो जो भी आपके रस चूसक कीट हैं वो उसमें चिपक जाएंगे। साथ साथ में फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग अपन कर सकते हैं। उसके अलावा अपन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मतलब कर सकते हैं जैविक उपाय। बिल्कुल। लेकिन मैम यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसान भाइयों की, तो बीमारियों से बचाने के लिए जब कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाई आते हैं तो क्या सवाल उनके दिलो दिमाग में रहता है, जहन में आखिर सबसे पहले क्या सवाल रहता है? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में जब भी कोई किसान भाई आते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं उसका सैंपल लेके आइए कि आप, क्योंकि हम लोग बिना देखे कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो पहले आपसे वो पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहले फसल का सैंपल मंगाते हैं, उसके बाद ही हम उसको कोई भी उपचार उसके बारे में बताते हैं। और अभी कभी कभी तो ये होता है कि बीमारियां एकदम तेजी से फैलती हैं तो पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है, तो उसका समय रहते उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल। और यदि बहुत छोटी बातों की बात कर लें मैडम तो बहुत ज़रूरी हो जाता है विधियों को लेकर। बुआई की विधि आखिर क्या होती है, इस विषय में भी जानकारी दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बुआई की विधि के लिए, तो जो हमारी मूंग की फसल है उसमें क्या होता है कि कई प्रकार से अपन बुआई कर सकते हैं। जैसे छिड़कवा विधि, छिड़क के भी अपन बुआई कर सकते हैं। उसके बाद सीड ड्रिल भी कई आती हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी आती हैं। इसके बाद एक जो विधि आपने शायद ना सुनी हो जो उसको बोलते हैं न्यू कर्षण विधि जी। ये विधि वो होती है कि इसमें बुआई जब जुताई होती है, जुताई के साथ में ही हम बुआई कर देते हैं। इस विधि से हमारे जो है समय की बचत होती है, खरपतवार भी कम लगते हैं, खेतों में नमी भी काफी संरक्षित होती है क्योंकि हम लोग जुताई करते रहते हैं। तो इस तरह से और उपज भी 20 से 25% तक बढ़ सकती है। तो ये विधि भी अपन कर सकते हैं। और किसान भाई अगर सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर बुआई करें तो वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो हम बीज जिस गहराई में बोते हैं उस गहराई में खाद भी साथ साथ में लगती जाती है, तो वो जो पौधा है हमारा जो अंकुरित होता है तो वो खाद की जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल। बुआई की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा। बुआई से पहले और अंतिम जुताई से पहले किसान भाइयों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अभी आपने बात की थी कि खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, है ना, मतलब चुनाव किस तरह से, किस्म का चुनाव, सारी बात होगी, लेकिन एक जो मुख्य बात होती है कि खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी जैसे ही रबी की फसल अपनी कटती है उसके बाद अपन को सबसे पहले गहरी जुताई करना चाहिए और गहरी जुताई के बाद अपन को पलेवा करके 2 से 3 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। फिर 2 से 3 दिन के बाद देसी जो हल है या कल्टीवेटर है उससे अपन को फिर से जुताई करनी चाहिए। उसके बाद पाटा लगा के मिट्टी को समतल करना चाहिए और भुरभुरा बनाना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी में क्या होता है कि जो अपना जो बीज है उसकी जो दूरी होती है, जो कतार से कतार की दूरी होती है और पौधे से पौधे की दूरी होती है वो, और साथ साथ में जो गहराई होती है वो मेंटेन हो जाती है, इजीली मेंटेन हो जाती है। साथ ही साथ जो नमी है अपन जब जुताई करते हैं, पलेवा देते हैं, उसके बाद फिर जुताई करते हैं तो नमी को संरक्षित करने का काम करती है। तो इसमें जो पौधे की, किसान भाई जो सुन रहे हैं मुझे, वो पौधे से दूरी और जो कतार से कतार की दूरी है उसका विशेष ध्यान रखें और इसके गहराई का भी विशेष ध्यान रखें। चलिए बिल्कुल मैम, तमाम आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी हैं और बहुत ही सफाई से आपने जानकारी साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ वक्त साझा किया। तो किसान भाइयों, उम्मीद की जा रही है कि जो जानकारी आप तक पहुँचाई गई है वो आप तक पहुँचे और उनका फ़ायदा आप ले सकें। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश यानी कृषि दर्शन के इस अंक में इतना ही, और आइए अब देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है खबरें खेती की में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
ग्रामोदय मिशन से होगा गांव का समग्र विकास। आलू कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग सुविधा का शिलान्यास। धान मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 100 रुपए होगी। जायद में लगाएं बरबटी, टमाटर को फटने से बचाएं। आइए नजर डालते हैं खबरों पर थोड़ा विस्तार से। ग्रामोदय मिशन से होगा गांव का समग्र विकास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नगरोदय मिशन के बाद पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर असम से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है। किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आलू कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग सुविधा का शिलान्यास। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव एवं महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने गत दिनों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम में अति आधुनिक आलू शीतगृह एवं फसलोत्तर सुविधा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित आलू की उन्नत ऊष्मारोधी किस्म HT 7/1329 का नामांकन फुकरी में किया। महानिदेशक ने कहा कि भंडारण संबंधी चुनौतियों से निजात पाने में यह शीतगृह निर्णायक भूमिका निभाएगा। धान मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 100 रुपए होगी। मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मिलिंग निस्तारण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किए जा रहे हैं। इसमें मंत्रिमंडल भी बनाई गई है। उप समिति की बैठक गत दिनों मंत्रालय में हुई। बैठक में समिति के सदस्यों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा तथा राज्य मंत्री जल संसाधन श्री राम किशोर कावरे उपस्थित थे। बैठक में धान मिलर्स को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर समिति ने प्रोत्साहन राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किए जाने पर विचार किया। वर्तमान में प्रोत्साहन राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किए जाने के बाद भी मिलर्स द्वारा मिलिंग में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अतः इस राशि को 50 से 100 रुपए किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदेश में मिलिंग की विगत 3 वर्षों की धान उपार्जन, मिलिंग की तिथि एवं मिलिंग की अवधि सहित मिलिंग की शेष उपलब्धता पर डिजिटली विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति के सदस्य ने कहा कि केप गोदामों को कवर्ड गोदाम में बदला जाना चाहिए, जिससे मौसम से होने वाले नुकसान से उपज को बचाया जा सके। इसके साथ ही मुख्य सड़क से गोदाम तक सड़क के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने समिति के समक्ष रखते हुए कहा कि इससे परिवहन में सहूलियत होगी। जायद में लगाएं बरबटी। बरबटी आमतौर पर खरीफ तथा जायद में लगाई जाती है। दलहनी फसल होने के कारण खेत में कटाई के उपरांत वायुमंडल से नत्रजन एकत्रित करके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। बरबटी लगाने के लिए पहले किस्मों का चयन करें, जिसमें फाल्गुनी दुर्गा क्रांति, पूसा बरसाती, पूसा 2 फसली, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, FS 68, C 142 लगा सकते हैं। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके 20 टन गोबर खाद डालें तथा 40 किलो यूरिया, 375 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 33 किलो म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट डालें। बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज तथा 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई 7 से 10 दिनों के अंतराल में करें। टमाटर को फट्टे से बचाएं। उद्यानिकी क्षेत्र की टमाटर बहुउपयोगी फसल है। यह प्रायः सभी सब्जियों के साथ उपयोग किया जाता है। इससे स्वाद बढ़ता है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। सलाद में भी इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। खेतों में कई बार टमाटर फटने लगता है। टमाटर में फल फटने के कई कारण होते हैं। अधिकांशतः फल अनियमित व अव्यवस्थित सिंचाई के कारण भी फटते हैं। न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम में अधिक उतार चढ़ाव भी फल फटने का कारण होता है। खेत में फलावर बिछाने से फटने वाले फलों को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि फसल में अधिक नाइट्रोजन तथा कम पोटैश देने के कारण भी फल फटते हैं, इसलिए संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। यदि टमाटर अधिक चूना वाली या हल्की दोमट मिट्टी में लगाए गए हैं तो ऐसी भूमि में सामान्यतः बोरॉन तत्व की कमी पाई जाती है, जिसके कारण भी फल फटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बोरॉन की पूर्ति के लिए 0.3 से 0.4% बोरैक्स के घोल का छिड़काव करें। रोपाई के 4 सप्ताह बाद छिड़काव करने से अधिक लाभ मिलता है। फिलहाल समाचार में बस इतना ही। मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। धन्यवाद।